अनिमेश, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। रेरा ने पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया है पिछले 6 साल में। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट इन मध्य प्रदेश आफ्टर द रेरा हैज कम? Hello. Good afternoon, everyone. Indian real estate, the second largest employment after agriculture. In a year, around in 7 cities, if we total, India has seen 1,700 acre land transactions. From 2017 to 2021, the foreign investments totaled about 10.3 billion US dollars in commercial sector. In 2020-21, it has done 40 million square foot transactions, and it has delivered 40 million square feet. And in 2022, it has gone up to 46 million square feet. It has contributed about 7% in GDP, which has expected to be increased to 10% in 2025. दैट्स ग्रेट। बहुत ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अंकों के साथ में काफ़ी बात करते हैं। लेट मी कम टू विपुल। विपुल, इंदौर के लिए और मध्य प्रदेश, हम जब सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो हाउ वाज दिस पोस्ट लॉकडाउन, स्पेशली ऑल ओवर इंडिया में 2022 हैज़ बीन अ फैंटास्टिक ईयर इन एंटायर रियल एस्टेट. सो हाउ वाज इट इन कमर्शियल? गुड आफ्टरनून एवरीवन। इंदौर कमर्शियल रियल एस्टेट पोस्ट कोविड बहुत ही तेज़ी से ग्रो करा है और यही कारण है हमने भी हमारा एक कमर्शियल वर्टिकल ओपन करा है, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत डिमांड आ रही थी, डिमांड दिख रही थी। और इंदौर में लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट का सप्लाई आया मार्केट में इन टर्म्स ऑफ रेडी यूनिट्स एंड अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स। जो बेस्ट पार्ट इसका रहा कि इट हैज़ कम डाउन टू द लोएस्ट वैकेंसी, मतलब स्पेसेस खाली नहीं है, केवल 13% वैकेंसी है आज की तारीख में इंदौर में। सो ये दिखाता है कि कितना डिमांड आ रहा है इंदौर में। और जो रिटेल स्पेसेस है, जब से कोविड हिट हुआ उसके बाद जितनी भी बड़ी कंपनीज है जैसे टाटा है, रिलायंस है, इन सब ने अपना एक जो एक्सपेंशन प्लान बनाया वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को लेके बनाया। तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करा और बहुत सारे रिटेल स्पेसेस, रिटेल शोरूम्स अलग अलग सेगमेंट्स में खोले। सो इन ऑल इंदौर कमर्शियल रियल एस्टेट इन्हीं सभी कारणों से काफ़ी ग्रो हुआ और आगे और एक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखती है। अभी तो ये शुरुआत है इंदौर की। एक्सेलेंट। आई थिंक एकदम सही बात है। रियल एस्टेट जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, मेट्रो में देयर आर नाउ लिमिटेड, इट इज़ ऑलरेडी हाईली मैच्योर्ड मार्केट और जगह भी छोटे सेंटर में है। और मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ, मेट्रो के जो लोग हैं उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन खत्म हो गया है, बिकॉज बंदे के पास टाइम इन इतना स्ट्रेस में जीता है। यहाँ हम आए कल से तो इतना ओपन स्पेस है, कल हम गए वहाँ पे पार्टी वार्टी किया, ऐसा लगता है लाइफ है यहाँ पे। लोगों के पास इनोवेशन, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। विनोद भैया, यहाँ अच्छा लेट मी आस्क, यहाँ पे कितने ब्रोकर्स हैं जो कमर्शियल और रिटेल में काम करते हैं एक्सक्लूसिवली? कैन आई सी द नंबर्स? ग्रेट। सो विनोद भैया, यहाँ पे आप कमर्शियल और रिटेल में काम करते हैं, तो रेसिडेंशियल की कंपैरिजन में रिटेल कमर्शियल में क्या डिफरेंट होता है? आप हमारे लोगों को बताएंगे कि क्या स्पेशलाइज करते हैं आप? एक तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल की तुलना में कमर्शियल में रिटर्न अच्छा आता है, आप सभी को ही मालूम होगा। यदि आप रेसिडेंशियल का इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखें तो वो थोड़ा कम पड़ता है और कमर्शियल का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न अच्छा मिलता है। दूसरा, अपन यदि बात करें तो एक प्रॉफिट हो सकता है कि रेसिडेंशियल में इमोशंस जुड़े होते हैं व्यक्ति के, कमर्शियल में इमोशंस नहीं जुड़े होते हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल करना ज़्यादा ईजी होता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर के लिए सेल करना थोड़ा टिपिकल होता है। क्या बात है। वो एक आपने बात की तो मुझे मारुति के एडवर्टाइजमेंट याद आ गए। कोई बंदा कुछ बहुत टेक्नोलॉजी की बात करता है, जब गाड़ी बेचने की बात करता है तो अगला फिर सामने से पूछता है, भैया कितना देती है, मतलब एवरेज कितना देती है। तो जो कमर्शियल वाले बात करते हैं वहाँ पे सब पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होती है, दूसरी कुछ बात नहीं होती। एवरीथिंग इज रिटन। यस, एब्सोल्युटली। अवनीश भाई, हम नाइस टू हैव इंटरेक्शन विथ यू। बहुत ही सीनियर बंदा है। गुड आफ्टरनून। और इतना सारा एक्सपीरियंस है कि खाली उनके साथ अगर मैं वार्तालाप करूं तो 1-1.5 घंटा निकाल सकता हूं, इतना खजाना भरा हुआ है उनके पास। तो आपके खजाने में से कुछ कमर्शियल और रिटेल मार्केट के बारे में, और उसके बाद जो आप सबसे अच्छा प्रोजेक्ट आज आपके हाथ में है जो पीपीपी मॉडल भोपाल रेलवे स्टेशन का,
उसके बारे में हमारे लोगों को बताइए। ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि अब रानी कमलापति स्टेशन है, इसकी कहानी 2012 में चालू हुई थी सब। एंड 2012 में प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि अब इट्स हाई टाइम कि रेलवे स्टेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक सेंटर ऑफ सिटी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे भी हैं, तो उस लैंड को किसी तरह मोनेटाइज किया जाए, किसी तरह लिवरेज किया जाए। इससे ये सपना चालू हुआ और मई 2012 में गवर्नमेंट ने एक नई कंपनी IRSDC, इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फॉर्म की। इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको हम एक एक करके स्टेशंस की लैंड आपको हैंड ओवर करेंगे डेवलपमेंट के लिए, और इसका डेवलपमेंट आपको करना है या खुद करना है या किसी प्राइवेट पार्टी से करवाना है। आप सब लोग सोच रहे हैं, मैं जहाँ गया, मैं अनुज पुरी के पास गया, जहाँ गया, सबने मुझसे पूछा वी फेल टू अंडरस्टैंड वाई भोपाल फर्स्ट। वेल, वाई भोपाल फर्स्ट? दिस इज द फर्स्ट टाइम probably it was only because of the government of MP which gave a blanket clearance to railways to develop the station। और क्योंकि MP की गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्लियरेंस रेलवे को दिया, पहला PPP प्रोजेक्ट जो कि एक 3 मिलियन स्क्वायर फीट, 30 लाख स्क्वायर फीट का ये प्रोजेक्ट है। इसकी लागत करीबन 1100 से 1200 करोड़ है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंदौर को नहीं मिलते हुए भोपाल को मिला है। क्या बात है। मैं ये थोड़ा बहुत तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विजय भाई है नहीं, विजय भाई ने जैसे कहा था, मैं खुद आई बिलोंग टू इंदौर, आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन इंदौर। मैंने अपना करियर 2004 में ट्रेजर आइलैंड मॉल बना के चालू किया था। उसके बाद मैं बॉम्बे जाके इन पार्टनरशिप विद फिनिक्स मैं फिनिक्स में रहा 12 साल। वेरी गुड। तो ये जो एक प्रोजेक्ट है, ये एक अपने आप में एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। इसकी इम्पोर्टेंस इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद इसको ओपन करने के लिए 2021 में नवंबर में आए और उन्होंने इसको इनॉग्रेट करा। ये समझना अपने लिए एक ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इससे चाहती क्या थी। तो बेसिकली गवर्नमेंट इसको एक मल्टी मोडल ट्रांजिट हब बनाना चाहती है। और जब पीएम ने इसका सपना देखा था तो उसने 24/7 सेंट्रल रेल मॉल के नाम से इसको विजन दी थी। वंडरफुल। कि नाउ इन दिस प्रोजेक्ट नॉट ओनली स्टेशन, इसके जो एक्स्ट्रा ज़मीन है इसकी स्टेशन के अराउंड, उस पे हम लोगों ने अभी एक 4.5 लाख की कॉरपोरेट ऑफिसेज की बिल्डिंग बनाई है, 4.5 लाख स्क्वायर फीट की, विथ एन F&B सेंटर, विथ F&B लोकल F&B वॉक। हमने नेशनलाइज्ड ब्रांड्स और लोकल ब्रांड्स को साथ में दे के एक अलग अलग जगह दे के इनको कंबाइन किया है। शॉपिंग मॉल बनाया है, शॉपिंग मॉल के ऊपर एक बजट होटल 100 कमरे का बनाया है, जो कि और कोई नहीं, हायत ने आके लिया है। क्या बात है। लोकेशन इतनी प्रीमियम थी कि उसको हायत ने अपने अंडर टेक ओवर किया है। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पूरे भोपाल के मार्केट के ऊपर हुआ होगा। जी हाँ, वो भोपाल के मार्केट पे भी इम्पैक्ट हुआ और भोपाल के मार्केट की पोटेंशियल भी बाहर आई। हम लोगों ने अपने तरफ से लोकेशन को देखते हुए, ये सब देखते हुए, जो एक गैप थी भोपाल में कि कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट भोपाल में नहीं था, हमने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया। ये 16 माले की बिल्डिंग है जो कि कॉर्पोरेट बिल्डिंग है। आप सुन के हैरान होंगे, यहाँ 15,000 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर मैं ऑफिस बेच रहा हूँ आज। 50,000 रुपये में मेरी ग्राउंड फ्लोर की दुकान बिकी है। कैन आई होल्ड यू? आप में से कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको ये प्रॉपर्टी और ये कॉम्प्लेक्स के बारे में मालूम है या किसी ने कुछ काम किया है यहाँ पे? बहुत कम लोगों को मालूम है।
सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. जैसे सेशन खत्म होता है, भाई साहब को आप पकड़ो, कल का कल साइट विजिट करो, एंड देयर आर स्टिल अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू सेल सम गुड प्रोडक्ट इन भोपाल. मैं आपसे वापस सेकंड राउंड में आता हूँ सर आपके पास. वी हैव सुदर्शन, इज अ वेरी यंग एंड डायनेमिक पर्सन. आई नो हिम, आई स्टार्टेड नोइंग हिम ऑनलाइन ड्यूरिंग द लॉकडाउन. वेरी इनोवेटिव मॉडल. हम लोग छोटे छोटे सेंटर में जो इन्वेस्टमेंट का हमारा तरीका है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आता है, हम 10-12 इन्वेस्टर होते, एक डेवलपर के पास में एक प्राइस नक्की करते, 5,000 फुट ले लिया, और हमने 10 इन्वेस्टर को पकड़ के 500-500 फुट एक एक फ्लैट देके अलॉटमेंट लेटर लेके, तो हम इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करते थे. लेकिन वही चीज़ को एक कॉन्सेप्ट बना के कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर एक नई दिशा दी है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की. तो मैं चाहता हूँ वही बताएं अपने और से कि क्या है स्टार्टअप. Thank you so much. Thank you to Hitesh bhai as well for, it's not a privilege कि आप लोग सुन रहे हो, मेरा privilege कि मेरे को आके I am getting to meet all of you. It always, especially Indore, I don't know in कितने sessions में मैंने इंदौर के बारे में बात किया है. In spite of not being there, but I've been reading about Indore for the longest. My dad has been investing in Indore for the last 25 years. तो ये पहली बार ट्रिप मिल रहा है कि मैं जाके अपनी प्रॉपर्टीज़ भी देखने वाला हूँ ऐसा. So that's that. But having said that, हम स्टार्टअप में एक सिंपल चीज़ करते हैं. बहुत लोग हैं जो कमर्शियल ओन करना चाहते हैं. वन ऑफ द फ्यू रीजंस आई ऑल्सो सी कि सिर्फ शायद 10% लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हम कमर्शियल में काम करते हैं, क्योंकि कमर्शियल का टिकट साइज़ बहुत बड़ा होता है. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द रियल्टर्स आर नॉट एबल टू वर्क इन दैट एसेट सेगमेंट, क्योंकि 50-100 करोड़ हर किसी के पास इतने कस्टमर्स तो होते नहीं जो 50-100 करोड़ लगा सके, राइट. सो विजन वॉज वेरी क्लियर कि कैन वी टेक अ लार्ज एसेट. ये वही ऑफिसेज है जो ये लोग जो आपके कस्टमर्स हैं जो काम करते हैं, उनका हमेशा एस्पिरेशन होता है कि कभी जब मेरे पास 30-40 करोड़ होंगे तो मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा. समटाइम्स लाइफ टाइम सेविंग्स नहीं, लाइफ टाइम अर्निंग्स लग जाती है टू गेट दैट 40 करोड़ एंड बाय दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, राइट. और इन्वेस्टमेंट्स, खुद का घर होता है तो घर होता है, सेकंड घर लेता है तो वो इन्वेस्टमेंट होता है, राइट. और इन्वेस्टमेंट्स का थंब रूल बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन करो, राइट. आप भी स्टॉक मार्केट खरीदते हो तो पूरा का पूरा पैसा HDFC में नहीं, आप सब जगह पैसा लगाते हो. तो रियल एस्टेट में डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन कैसे नहीं है, राइट. सो दैट इज़ द होल थीसिस व्हाई वी थॉट ऑफ कि ऐसा कोई प्रोडक्ट इन्वेस्टर्स को मिले जो हमेशा ही उनको खरीदना था, बट टिकट साइज वाज द प्रॉब्लम. सेकंड, हाउ टू फाइंड, कहाँ से मैं मिलूँ. जैसे मेरे को इंदौर में इन्वेस्ट करना है, और अज्यूम आई हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम बैंगलोर जिनको अभी इंदौर में पैसा लगाना है, बट कहाँ वो आएंगे, समझेंगे लॉ क्या. इनफैक्ट बॉम्बे हर 2 किलोमीटर में लॉ चेंज हो जाता है बॉम्बे में, राइट, बिकॉज इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ हाउ द रियल एस्टेट इन बॉम्बे, राइट. सो जनरली द आइडिया इज दैट कि रियल एस्टेट विच इज़ अ वेरी लोकल बिजनेस कैन बिकम अ ग्लोबल बिजनेस इफ डन द राइट वे. दैट वाज द विजन विद विच हमने चालू किया था स्टार्टअप को, और आज वो ग्लोबल बन चुका है थ्रू सम एक्सटेंट. Wonderful. Real estate is a local business and can be global, subject to we all bring those kind of change in the industry. अमित भैया, आप तो कमर्शियल और रिटेल के बादशाह है. लॉकडाउन की वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्री को इम्पेक्ट आया तो रिटेल और कमर्शियल. लोगों के रेंट बंद हो गए, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, बहुत मतलब उस टाइम पे तो रियल एस्टेट जो कमर्शियल काम करते थे, ब्रोकर को ये भी हुआ कि साला मैं रियल एस्टेट कमर्शियल क्यों कर रहा हूँ, रेसिडेंशियल करना चाहिए था. रेसिडेंशियल में उतने प्रॉब्लम नहीं आए थे, तो वहाँ से एकदम नीचे जाके फिर अचानक जो जंप आया. सो हाउ वाज द ओवरऑल इंडियन रियल एस्टेट इन कमर्शियल एंड रिटेल इन लास्ट 2 years? नमस्ते इंदौर. अगर आप देखेंगे तो 2012 के बाद जो मंदी आई थी, उसके बाद ईयर ऑन ईयर 10 से 12-13% का ग्रोथ रियल स्टेट में मिल रहा था. कॉमर्शियल में डिमांड आ रही थी, धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे. लेकिन वापस से 2 साल अंधेरे का आ गया. सारे लोग जगह खाली कर रहे थे, अपने रेंट्स को रीनेगोशिएट कर रहे थे, लोग लिक्विडिटी के लिए भाग रहे थे, तो अपनी प्रॉपर्टी को औने पौने दाम में बेच रहे थे. लेकिन उस रात की सुबह आई 2022 से हम लोगों ने मार्केट को ग्रो होते हुए देखा. मार्केट में आज डिमांड है, राइटली सेड बाय अदर पैनलिस्ट, कि आज के दिन में आपके पास डिमांड है, जगह नहीं है. बिल्डर्स के पास जगह नहीं है देने के लिए ब्रांड्स को, ब्रांड्स लेने के लिए तैयार बैठी है. इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो ब्रांड्स है, चाहे टाटा हो, चाहे आदित्य बिरला हो, चाहे लैंडमार्क ग्रुप हो, चाहे जितने भी बाकी ब्रांड्स हो, कपड़ा वाले जितने लोग हो, चाहे फूड एंड बेवरेजेस वाले हों, ये सारे ब्रांड्स
अब टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ को टारगेट कर रहे थे। इसको एग्जाम्पल के रूप में आप समझोगे तो जो ब्रांड्स इंदौर आ चुका है, भोपाल आ चुका है, अब वो ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, बाकी जगह जाना चाहता है। तो हमारे रियल्टर भाई लोगों के लिए एक्सपेंशन का मौका है कि अगर आपको इंदौर में जगह की क्राइसिस है, नया जगह आने में समय है, तो हम लोग बाकी जगह जाके काम करें और ये सारे ब्रांड्स जगह लेने के लिए तैयार हैं। सो सुपर्ब मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बहुत बड़ा डिमांड है और जिसको अगर हम लोग सब मिल के भी करें तो भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। Superb. So there are lot of opportunity coming in for all of us. अब आज हमने काफ़ी क्रेडाई के मेंबर्स को भी बोलते हुए सुना कि they feel great to see, you know, realtor community to do a program like this and, you know, getting organized. रेरा अब कंपलसरी है, हर एक रियल एस्टेट एजेंट्स को रेरा में रजिस्टर करना जरूरी है। तो रेरा रजिस्ट्रेशन आने से हमारी इंडस्ट्री को क्या फ़र्क हुआ? अनिमेश, मुझे याद है जब मैंने 35 इयर्स बैक रियल एस्टेट चालू किया ब्रोकरेज बिजनेस, तो उसको दलाल बोलते थे और देयर वाज नो रिस्पेक्ट। मतलब ऐसा था कि जिसको कुछ काम नहीं हो बंदा रियल एस्टेट ब्रोकर बनेगा। तो रेरा आने से व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द परसेप्शन चेंजिंग फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अ रियल एस्टेट ब्रोकर? A lot of change has been done when RERA has implemented between the allottees and the agents. The first change, it was trust. The first phase of any project are agents. More than 75% deals in India are done by agents. जब भी अलॉटी कोई प्रोजेक्ट देखने जाता है, सबसे पहली चीज़ वो सोचता है कि यार ये एजेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं। अगर वो गलत देगा तो उसका क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर कुछ एजेंट के पीछे कुछ है जिससे हम उसके अगेंस्ट कुछ कर सकेंगे, क्योंकि एजेंट तो कुछ भी बोलेगा और फिर चले जाएगा। देयर कम्स द रेरा। रेरा अब इन सभी चीज़ों को देखता है कि एजेंट कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे के नहीं बेच रहा है। अगर वो कर रहा है देन रेरा कैन इम्पोज पेनल्टी अगेंस्ट दैम। सो देयर क्रिएटेड ट्रस्ट। एजेंट भी अब कुछ करता है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके दिमाग में नहीं मुझे पेनल्टी लग सकती है, कुछ मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है। तो वो चीज़ें कम हो गई है और कंज्यूमर का ट्रस्ट एजेंट के ऊपर काफ़ी बढ़ गया है उसके कारण से। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सेकेंड, ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनलिज्म। अगर रेरा को इफ़ वी डू ऑल द थिंग्स ट्रांसपेरेंटली, इफ़ वी डू ऑल द प्रोसीजर्स ट्रांसपेरेंटली, आई थिंक द फ्रॉड की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेट मी हैव अ क्वेश्चन, अगर कोई जानता हो तो बताना। क्या आपको पता है कि रेरा की वेबसाइट में प्रोजेक्ट डिटेल में एजेंट का भी नाम आ सकता है? नो एनीवन? रेज द हैंड। It's a very good kind of advertisement if you want, if you can, and it's a very minimum cost advertisement. आप अपना नाम प्रोजेक्ट के साथ लिंक करा सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं। जब भी कोई पर्सन रेरा की वेबसाइट खोलेगा, प्रोजेक्ट डिटेल्स देखेगा, यू कैन गेट अ सरप्राइज दैट योर नेम इज ऑल्सो शोइंग विद दैट। इट मीन्स you are one of the agents who are registered agent who can sell the units in that project. Think of the publicity you can get. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं विनोद, मैं आप समझे कि आप कंज्यूमर हैं, मैं ब्रोकर हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। मिस्टर विनोद, आई हैव अ वेरी गुड डील इन दिस प्रोजेक्ट। I can sell you I had a very good relationship with the builder. I can sell you a very handsome thing. और अगर मैं जाता हूँ आपके पास और बोलता हूँ I am the only RERA registered agent of this project and I have a very great deal. आप खुद बताएं किसकी डील पहले क्लोज होगी? So that's the thing. The last thing is identity. जैसे हम CA हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वी ऑल हैव आइडेंटिटी, वी हैव रजिस्ट्रेशन नंबर, मेंबरशिप नंबर। रेरा आने के पहले एजेंट्स के पास कोई ऐसा नंबर नहीं हुआ करता था। नाउ आफ्टर रेरा वी फील वेरी प्राउड, मतलब हमारा एक नंबर है। आफ्टर रेरा, नाउ रेरा हैज़ गिवन द रजिस्ट्रेशन नंबर टू द एजेंट। द एजेंट हु आर रजिस्टर्ड दे फील वेरी प्राउड, हमारे पास रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। विजिटिंग कार्ड्स में आप देखेंगे, ब्रोशर्स में देखेंगे, हर जगह रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे शो करते हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड। एक बार आप बस ये जो सोचिएगा, आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो पूछता है कि आर यू अ रेरा रजिस्टर्ड एजेंट? इफ़ यू आर नॉट, think of what you will do. Thank Great. you. I think time has come. We all need to, grab this opportunity of becoming a registered real estate agent. विपुल भैया, ज़्यादा करके अभी भी
बॉम्बे जैसी सिटी या जहाँ पे आईटी ज़्यादा है, पूना ले लो, बैंगलोर ले लो, स्टिल देर आर सर्टेन कंपनी जहाँ पे हाइब्रिड मॉडल चल रहा है या वर्क फ्रॉम होम अभी भी है. बट आई डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस इन मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया. और मेरा दूसरा भी हमेशा क्वेश्चन रहा है कि यहाँ अभी तक आईटी क्यों नहीं आया. मतलब यू हैव एवरीथिंग इन इंदौर विच कैन अट्रैक्ट आईटी, बिकॉज जो सिटी में आईटी गया है वहाँ पे पूरा रियल एस्टेट कमर्शियल मार्केट को चेंज किया है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जहाँ तक वर्क फ्रॉम होम वाले मॉडल की बात है तो मुझे ऐसा लगता है आज आप माने अगर ये कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन हो रही होती तो जो फील, जो इमोशंस, जो चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, जो नेटवर्किंग यहाँ पे हो रही है वो नहीं हो पाती. तो ऑनलाइन ज़रूर अर्जेंट बेसिस पे चीज़ें हो सकती है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम मॉडल के थ्रू ज़्यादा दिन, ज़्यादा टाइम तक चीज़ें नहीं चल सकती. इसी के कारण बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हो, दूसरी कंपनीज हो, सभी कंपनीज ने अपने बेसिस पे सभी एम्प्लॉयज़ को बुलाना शुरू कर दिया है और एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करना शुरू करी है कि रिमोट ऑफिसेज बना रहे हैं. जैसे इंदौर, जयपुर, लखनऊ, इन सिटीज़ में अब वो रिमोट ऑफिसेज प्लान कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपने घर के थोड़ा नज़दीक भी है और दूर भी नहीं है. तो उसके कारण लोगों को ऑफिस कल्चर से वापस से रिलेट कर रहे हैं. अभी रिसेंट में एक सर्वे था, उसमें बताया गया है कि 60% एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो फील करते हैं कि यार हम हमारे कलीग से बहुत डिस्कनेक्टेड है. सो दे आर अर्जिंग टू कम बैक टू ऑफिस, दे वांट टू गो बैक टू ऑफिस. सो वर्क फ्रॉम होम मॉडल धीरे धीरे फेड आउट होगा, वो होता दिख भी रहा है. और जहाँ तक इंदौर में आईटी कंपनीज़ के आने की बात है तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा आना शुरू नहीं हुआ है. आज इंदौर में TCS है, इन्फोसिस है, एक्सेंचर ने अभी अपना बहुत बड़ा सेटअप प्लान करा है और भी बड़ी आईटी कंपनीज़ है जैसे इन्फोबिन्स है, इनपेटस है. ये सब ऑलरेडी बहुत लार्ज स्केल पे इंदौर से स्टार्ट होकर डेवलप हो चुकी है. तो इंदौर अपने आप में एक बहुत बड़ा आईटी हब के रूप में डेवलप हो चुका है. और जिस तरह से मेट्रो, जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जिस तरह से यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, अफोर्डेबिलिटी है और एक अच्छी लिविंग लाइफस्टाइल है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी आईटी कंपनी को इस शहर में एक्सपैंड करने में अब प्रॉब्लम आएगी. एक्सलेंट, वेरी गुड. विनोद भैया, हम अक्सर सुनते हैं कि जो रेसिडेंशियल रेंटल यील्ड है वो हमेशा कम रहता है. तो रेंटल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अगर किसी को कैश फ्लो चाहिए तो रेसिडेंशियल उतना अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट. बट कमर्शियल में आजकल प्री लीज करके बहुत सारे पोर्टल भी खुले, बहुत सारी कंपनियां, टेक्नोलॉजी भी आ रही है. तो आप हमारे लोगों को बताएंगे कि प्री लीज क्या होता है और कैसे वर्क करता है, खास करके जो रेसिडेंशियल के ब्रोकर है उनको समझ में आएगा. जब वैसे आज मतलब प्री लीज वर्ड आजकल वेल नोन है, जिसमें काफ़ी काम किया हुआ है. प्री लीज नॉर्मली हम यदि प्री लीज को पर्टिकुलर वर्ड बोले तो उसको प्री रेंटेड प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, जो प्रॉपर्टी रेंट पर लगी हुई हो, उसका रिटर्न जिसका अच्छा आता हो. ऐसी प्रॉपर्टियाँ आजकल बहुत मार्केट में सेल हो रही है. अंदाजन 50 to 60% आप मान सकते हैं इंदौर में अभी सेलिंग जो चल रही है कमर्शियल की, वो हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्री लीज प्रॉपर्टी ही हो. क्या बात है. वो कमर्शियल हो और सबसे ज़्यादा उसमें भी चल रहे हैं तो रिटेल स्पेस की ज़्यादा डिमांड रहती है बजाय कॉर्पोरेट के, क्योंकि वो कभी खाली नहीं होता, लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट है उसमें. उसमें मतलब जनरली क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं इन्वेस्टर? सब इन्वेस्टर तो हमेशा ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करता है. तो भी एक मतलब स्टैंडर्ड जैसे रेसिडेंशियल में 2% मिलता है. स्टैंडर्ड कंडीशन में यदि आप माने तो रिटेल में जो इंदौर के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आता है, तो रिटेल में 35 से 40 पैसे का रिटर्न आता है. यदि आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो 45 to 55% का रिटर्न पॉसिबल है. एक्सेलेंट. अवनीश भाई, आपने तो बहुत सारे फिनिक्स वगैरह में काम किया है, बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में काम किया है. तो व्हेन देयर इज अ रियल एस्टेट ब्रोकर हु इज डूइंग बिजनेस इन कमर्शियल, किसी को कोई स्टार्टअप है समझो, तो उनको कॉर्पोरेट्स के साथ में कैसे कनेक्ट करना चाहिए? वो कहाँ से, हाउ कैन दे एक्चुअली, व्हाट आर द क्वालिटीज वन रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड सक्सेसफुल कमर्शियल रियल एस्टेट ब्रोकर? So, you'll be surprised कि इंदौर में, भोपाल में बहुत सारे लोकल ब्रोकर्स हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज और ब्रोकरशिप फर्म्स, CBRE, नाइट फ्रैंक, एनरॉक इंडियन है, इन सब के साथ अटैच्ड हैं. क्यों? क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा कि ये एक मैरिज है. उनके पास ग्राहक है, इनके पास प्रॉपर्टी है. वहाँ बैठे बैठे प्रॉपर्टी कहाँ है वो नहीं, शादी कैसे करवानी वो, दैट इज व्हाट इट काउंट्स. करेक्ट. एंड यू आर राइट कि इसके अंदर दे ऑल्सो वांट टू डील विद अ ब्रोकर हु इज प्रोफेशनल इन हिज डील. यस. हमारे इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि एक
IM इंफॉर्मेशन मेमो पूरी प्रॉपर्टी का जाता है, Yes. वो बना के प्रॉपरली भेजना पड़ता है। Correct. वो ग्राहक क्या देख रहा है वो आपको पहले मालूम होना चाहिए। True, true. आपको ये पता है कि भाई उसको 100% पावर बैकअप चाहिए, उसको हाइट इतनी चाहिए, उस प्रोडक्ट के लिए उसको क्या बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस चाहिए, अनलोडिंग डेक्स चाहिए, ये सारी चीज़ें, पार्किंग उनको एडिक्वेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज उसको होगी करेक्ट। तो वो खुद ही अपने आप को अपग्रेड करता जाएगा इस चीज़ में। क्योंकि मैंने देखा है कि रेसिडेंशियल में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती ब्रोकर के लिए। रेसिडेंस में जब वो कोई प्रोजेक्ट के पास जाता है तो 4 चीज़ें पूछता है, पोजीशन कभी मिलेगा, कितने माले का बिल्डिंग है, कितना एरिया है, प्राइस क्या है, ब्रोकरेज कभी मिलेगा, इतने में उसका काम हो जाता है। बट जब कमर्शियल में जाता है तो इतना 3-4 पेज का वो LOI के अंदर जो टर्म्स रहता है वो बंदा पढ़ के टेंशन में आ जाता है। So I think it is a high time if you really want to do business in commercial, you have to get prepared for this. Exactly. You should know the documentation. need of your customer, basically. Great. सुदर्शन भाई, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है स्टार्टा के बारे में, तो जरा हमारे जो ब्रोकर्स है वो आपकी कंपनी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे उसका पूरा प्रोसेस होता है? इन्वेस्टमेंट, किसी के पास कोई इन्वेस्टर है तो हाउ दे कैन इन्वेस्ट, और इसका पूरा एक बताएंगे उनको जरा। तो सिंपल प्रोसेस है। लेट्स टेक दिस बिल्डिंग एज एन एग्जांपल और अज्यूम करते हैं ये बिल्डिंग एक्सेंचर को लीज है 10 साल के लिए। अपने को 1 करोड़ रुपए महीने का भाड़ा आ रहा है, साल का 12 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली हम 120 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंपनी खोलते हैं विच विल बाय दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। इन्वेस्टर्स को 2 टाइप के सिक्योरिटीज़ देते हैं, इक्विटी और डिबेंचर देते, ताकि जो भी भाड़ा है वो इन्वेस्टर्स को मंथ ऑन मंथ डिस्ट्रीब्यूट होते जाए। आज हम लोग महीने का 7 करोड़ रुपए भाड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को विद ऑल द इन्वेस्टमेंट्स विच वी मेड एज वेल। So for partners, the way we work, and 80% of our business works with them as such, and we have partners across India, close to about 2,000-3,000 right now. So it's very simple. Investor, आप आपका पहले KYC करते हो. Again, we work only with RERA registered partners, so we don't work if you're not RERA registered. We can't work with you because we follow our strict guidelines. Because this, like how sir was mentioning, commercial में 2-3 पेज का documentation लगता है in terms of understanding. We also feel that at least RERA registered realtors have some idea about how commercial real estate हो, and वो लोग मिस सेलिंग ना करें अपने इन्वेस्टर्स को at any given point of time. तो आप, if you're a registered, you can empanel on our platform, and then there's a team from our side who can explain you how the entire tech platform works. You can add on your clients whenever a client invests at any given point of time, even in future. We continue paying your brokerage for whatever is worth, right? So that is the process with which we work. Many of our partners last year, अगली 6 महीने पहले की बात कर लेता हूँ, वेर बिजी सेलिंग रेजिडेंशियल लाइक हॉट केक्स बिकॉज इट वॉज सेलिंग, बट मैनी ऑफ द कस्टमर्स जो उनके पहले प्रॉपर्टीज़ में हमारे साथ पैसा लगाए वो अभी भी लगा रहे थे। हम उनको कॉल करके बोलते सर आपके इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, बिकॉज ही वाज जस्ट टू बिजी सेलिंग रेजिडेंशियल बिकॉज तेजी ऑफ कोर्स मार्केट में। बट देन दैट इज़ द कंफर्ट यू ऑलवेज गेट बिकॉज एवरीथिंग इज थ्रू टेक्नोलॉजी। तो आपका कस्टमर तो जिंदगी भर तक आपका कस्टमर है, एंड यू कंटिन्यू पेइंग ऑन। ग्रेट। अमित भैया, पहले जो कमर्शियल रिटेल में काम करते थे तो आपको दूसरे सिटी में काम करना है तो थोड़ा चैलेंजेस होता था, बिकॉज आपको ट्रैवल करना पड़ता था, वहाँ पे जाके जगह ढूंढना पड़ता था। समझो, कैन वी हैव वाटर प्लीज, कैन वी हैव वाटर हियर प्लीज। आपको जगह ढूंढना पड़ता था, तो बहुत सारा लेगवर्क होता था उसमें। टेक्नोलॉजी आने से आपको लगता है क्या फ़र्क पड़ा है कि आप एक ही जगह बैठ के बहुत सारी सिटी में आप टेक्नोलॉजी से वो पर्टिकुलर लोकेशन गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, आजू बाजू में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मालूम है आपको। सो हाउ easy it has become to deal in commercial after technology? सर मुझे याद है जब 2005-6 में हम लोग काम करते थे तो कंपनी वाले को एक फ़ोटो भेजने में हम लोग को आधा घंटा लगता था। वो रिलायंस का डब्बा लेकर के बैठे रहना पड़ता था कंप्यूटर पे, आधा घंटा लगता था एक फ़ोटो भेजने में। आज के दिन में बंदा साइट पर जाता है, फ़ोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, हाथों हाथ कंपनी वाले को भेजता है। कंपनी वाला वहीं से वीडियो कॉल करता है, एक एक चीज़ देखता है, वहीं पे उससे पूछ लेता है सारी चीज़ें, और उस एक वीडियो कॉल पे 70 to 80% काम आपका क्लोज हो जाता है। दिस इज़ द आंसर टू योर फर्स्ट पार्ट। इसमें अगर आप बोलोगे कि टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज हेल्पिंग द रियल्टर। हमको ये डर लगता हो कि गूगल पे भी लोग अपने को ब्रांड कर रहे हैं, मैजिक ब्रिक्स में भी जाके ब्रांड कर रहे हैं, दूसरी वेबसाइट्स में भी जाके ब्रांड कर रहे हैं, तो मैं आप लोग सबको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि गूगल और टेक्नोलॉजी में जितने भी वेबसाइट्स हैं, दे विल गिव ओनली एंड ओनली जनरलाइज सॉल्यूशन।
अगर आपको पर्सनलाइज सॉल्यूशन लेना है, स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन लेना है, तो आपको एक रियल्टर के पास आना पड़ेगा। रियल्टर आपको कंफर्ट देता है जो कि कंप्यूटर नहीं देगा। रियल्टर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपकी इच्छा है, आपको क्या चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए, क्यों चाहिए, किसके आसपास चाहिए, उसके अगल बगल कौन सा ब्रांड है, वहाँ पे क्यों करेंगे, कैचमेंट एरिया क्या है, इतनी सारी चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट्स नहीं बताएंगी। पर टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट्स एक रियल्टर के लिए एक मार्केटिंग एजेंट का काम करती है। अगर हम उसमें ब्रांड डाल रहे हैं कुछ, तो कम से कम जिनकी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आ रहे हैं। तो एक तरीका है कि क्लाइंट को हमारे पास पहुंचा रहे हैं, बाकी तो हमारी काबिलियत है, हमारा इन्वेंट्री है जिस पे हम काम करेंगे। एक्सेलेंट, वेरी गुड। या अनिमेश, आपने रेरा के बारे में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन क्या ये बता सकते हैं कि जो रेरा में कोई रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्टर करना है तो उसके क्या चार्जेस रहते हैं, इंडिविजुअल है तो क्या है, और उसके रिन्यूअल चार्जेस कैसे रहते हैं, उसके बारे में अगर कुछ बताए तो। सर मैं पहले कुछ चीज़ आपको बताता हूँ जिससे रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा आपके लिए। द फर्स्ट थिंग इज पेनल्टी। क्या होगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? इफ़ यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर एंड इफ़ यू डू नॉट रजिस्टर, then as per section 62 of RERA Act, there is a minimum penalty of 10,000 per day, which can go up to 5% of cost of unit, flat, plot, whatever you have done in that. Please आपने अगर ध्यान से सुना हो, I have told minimum 10,000. इसमें कोई डिस्काउंट गवर्नमेंट नहीं देगी। Second, talking about the fees is basically for individual who are doing with affidavit, who are giving application with affidavit, it is 10,000 rupees, and for any other case, it is 50,000 rupees. Talking about the paper requirement, you can say, for individual you need Aadhaar, PAN, photo, ITRs, 3 years, and mobile number, email address, bank check, and the most important is affidavit, which is optional. Affidavit, which is optional? Yes. I have told you earlier, आप अगर एफिडेविट देते हैं, you will have a 10,000 fees, and आप अगर एफिडेविट नहीं देते हैं, you will have 50,000 rupees fees. इस एफिडेविट में क्या रहता है? ऐसा क्या है कि 50,000 और 10,000 का फ़र्क है? एफिडेविट बेसिकली 3 चीज़ों की बात करता है। फर्स्ट, आपका कोई एम्प्लॉय नहीं है। सेकेंड, दिस इज़ नॉट योर मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस। एंड थर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू डोंट हैव एनी ऑफिस। अगर ये 3 चीज़ आपकी फुलफिल होती है, देन ओनली यू कैन गिव द एफिडेविट, और आप इंडिविजुअल विथ एफिडेविट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्लीज़ मेक इन माइंड, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं, आई हैव टोल्ड द पेनल्टी क्या लग सकती है। फॉर प्रोप्राइटरशिप द सेम थिंग इज़ देयर, बस एफिडेविट वाला कंसेप्ट नहीं रहता। वी हैव गुमाश्ता ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। And for other than this partnership or company, we need MOA, AOA, partnership deed, registration certificate, mobile number, email address, PAN card. Also, you need 3 years ITR of all the partners, company, and KYCs. For renewal, its fees is 50%. Like for the first time, if we do, it's 10,000 rupees for 5 years, and for renewal, it's 5,000 for next 5 years. And same for the other cases, 50,000 for first time and 25,000 for next renewal. Excellent, thank you. I think all of us who have not yet registered और renewal जो भी process है, आपको अगर आगे business में grow करना है, professional recognition चाहिए, respect चाहिए और ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आप कायदे के हिसाब से चलना। महाराष्ट्र is the leading state in India, जहाँ पे रेरा के अंदर जो भी नए नए changes होते हैं, they are the always leader. Out of 76,000 total brokers who are registered today, 44,000 are coming from Maharashtra. Maharashtra has recently started a training and a compulsory examination to renew the registration, और जिनको नया registration भी चाहिए उनका ट्रेनिंग और एग्जाम स्टार्ट हो गया है। तो वेरी सून दैट विल कम टू अदर स्टेट ऑल्सो, सो गेट रेडी। आप अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो अभी से। विपुल, आपको क्या लगता है सेंट्रल इंडिया के लिए अगले 5 साल सेंट्रल इंडिया के लिए कमर्शियल और रिटेल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज कमिंग? सो सेंट्रल इंडिया में सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कनेक्टिविटी को काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का फोकस, एमपी गवर्नमेंट का फोकस सबका इस पे ही है कि कनेक्टिविटी को अच्छा करा जाए, चाहे वो रोड से हो, रेल से हो या एयरवेज से हो।
कि उस कनेक्टिविटी से ज़्यादा लोगों का आना जाना हो पाएगा, ज़्यादा ट्रैवल हो पाएगा और बाहर के लोग इंदौर या सेंट्रल इंडिया में आना शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ ही जैसे मैंने बताया कि बाहर की कंपनीज अब अपना एक्सपेंशन टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में प्लान कर रही है, तो ये रिटेल ब्रांड्स यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम या परचेजिंग पावर जो कस्टमर की बढ़ रही है उसको टैप कर रही है और वो चाहती है कि इनको वो एक्सपीरियंस दिया जाए जो एक्सपीरियंस वो ऑनलाइन में नहीं ले पा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस अब इनको ऑफलाइन में हम इनके शहर जाके इनको दें। तो इसी के कारण रिटेल अपना एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से कर रहा है इन सभी शहरों में। वहीं अगर ऑफिस स्पेसेस की बात है तो कोवर्किंग स्पेसेस एक बहुत ही अच्छा मॉडल निकल के आया है और आज इंदौर में इतने सारे स्टार्टअप्स चालू हुए हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और इन्हीं के कारण सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी कोवर्किंग स्पेसेस में इन्हीं लोगों की है। सो कोवर्किंग स्पेसेस इज समथिंग विच इज़ टू लुक फॉरवर्ड। और जैसे अभी इंदौर में AWFIS आ गया है, रीगस आ गया है, एड्रेस आ गया है, इनक्यू स्पेस आ गया है। सो दे आर क्रिएटिंग ह्यूज डिमांड फॉर कोवर्किंग स्पेसेस एंड आई थिंक ये ग्रेड ए बिल्डिंग्स जो हैं अगर डेवलपर्स बनाएंगे और प्रोवाइड करेंगे तो आई थिंक वो कंज्यूम होना ही होना है। सो इंदौर का फ्यूचर चाहे वो रिटेल में हो या ऑफिसेज में हो, दोनों में बहुत ब्राइट है। वहीं सेंट्रल इंडिया भी अपनी तरीके से ग्रो कर रहा है क्योंकि उनका सभी ब्रांड्स का एक्सपेंशन टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में अवेलेबल है। वंडरफुल। विनोद भैया, हम देखते हैं कि रेसिडेंशियल जो मार्केट है वो जनरली एक सिटी से दूसरी सिटी में इंक्वायरी बहुत कम जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा है कि इंदौर वाले बंदे की स्पेसिफिकली रेसिडेंशियल के लिए कोई बाहर जाता है। इन्वेस्टमेंट इज ए डिफरेंट थिंग, बट कमर्शियल में एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग। कमर्शियल में एक ही जैसे इन्होंने कहा कि एक ही कंपनी आपके साथ कनेक्शन में है, वो कंपनी आपको बोलेगी हमको ऑल ओवर मध्य प्रदेश में इतनी सिटी में इतने लोकेशन में हमको जगह चाहिए। उस वक्त अगर आप एक ही लोकेशन में काम कर रहे तो दूसरे लोकेशन में या तो आपको खुद को जाना पड़ता है या आपको वहाँ पे कोई नेटवर्किंग पार्टनर ढूंढना पड़ता है जिनके साथ मिलके आप दोनों साथ में बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट और रिटेल में नेशनल लेवल पे काम करने के लिए नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट है? जैसे आज हम जमा हुए इतने सारे ब्रोकर्स अलग अलग जगह से आए हैं, तो दिस इज अ ग्रेट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सर, सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है कि नेटवर्किंग का ही है इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी यदि आज अपन इकट्ठे हुए हैं सब जने तो नेटवर्किंग के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। आज बहुत सारे लोग सर भी बाहर से आए हैं, सर भी बाहर से आए हैं, मुंबई से आए हैं, तो हम सब अब इनसे हमारा संपर्क होगा तो डेफिनेट स्टार्टअप के साथ तो मैं पहले भी जुड़ा था, लेकिन यदि नहीं जुड़ा होता तो नया जुड़ता। अमित जैन जी बाहर से आए हैं, इनके साथ जुड़ता। बहुत सारे रियल एस्टेट है ब्रोकर, मैडम आई है एक दुबई से, सना, बहुत सारे उनके साथ काम करेंगे। तो नेटवर्किंग हमेशा पावरफुल होती है और पावरफुल ही रहेगी। और जो अपन एक दूसरे से सिटी की बात कर रहे हैं, एक सिटी दूसरी सिटी में जाने में, तो मैंने तो नेटवर्किंग का पूरा फ़ायदा उठाया है। और एक सिटी से दूसरी सिटी में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मैं अपने एसोसिएट के साथ में नेटवर्किंग के थ्रू अभी काम कर रहा हूँ। वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो कमर्शियल और रिटेल में नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको बिजनेस ग्रोथ करना है। जैसा रेसिडेंशियल में नॉर्मली होते ही नहीं है, क्योंकि रेसिडेंशियल में क्या है कि आदमी आपके पास आएगा, फ्लैट खरीदना है तो उसको मालूम है कि इंदौर में ही उसको प्रॉपर्टी खरीदना है, निपानी है, विजयनगर, जहाँ भी खरीदना है। लेकिन कमर्शियल में वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। और रेसिडेंशियल में कभी भी कोई ब्रांड या ऐसा कोई नहीं आता है। ब्रांड को, रिटेल को अपना स्टोर्स खोलना है तो ऑल ओवर इंडिया ही खोलेगा। वेरी गुड। तो कमर्शियल की अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहती है और नेटवर्किंग के साथ रही है। वी ऑलवेज सेड। एक्सेलेंट। अवनीश भाई, आपने जो भोपाल के स्टेशन की बात की, बहुत एनकरेजिंग है। 30 लाख स्क्वायर फीट इन सेंट्रल इंडिया, तो वहाँ पे ब्रोकर्स के लिए कितना अपॉर्चुनिटी है? इज इट ओपन टू ब्रोकर्स? आर यू पेइंग सम ब्रोकरेज? व्हाट इज द प्रोसेस? यू विल बी सरप्राइज्ड, आई स्टार्टेड विथ अ ब्रोकर्स कॉन्फ्रेंस। वाओ, कस्टमर को लॉन्च करूं उसके पहले मैंने ब्रोकर कॉन्फ्रेंस। क्या बात है। कैन वी एक्नॉलेज अवनीश जी? खाली वही नहीं, हाँ, मैं इंदौर भी आया था, इंदौर में भी रोड शो करा, ब्रोकर्स कॉन्फ्रेंस करी, ग्वालियर गया, जबलपुर गया, एमपी के सारे जगह गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ के ब्रोकर्स का डेवलपर्स के साथ प्राइमरी सेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके सेकेंडरी के सेल के क्लाइंट्स इतने हैं कि वो उन्हीं को फुलफिल करते रहते हैं। या दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद अ डेवलपर, बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी the name of Ranveer on one of the projects. Correct. So, association of a brokering company today
is very important. When I was working in Bangalore, I worked with a multinational company which floated a second homes ka golf course, luxury villas resort. तो वहाँ हम लोग बेसिकली नो योर डेवलपर का एक जो कॉन्सेप्ट लेके वहाँ की ब्रोकरिंग फर्म्स हमारे पास आई थी. हम लोगों ने मिल के करा और मिल के बेचा है. वो चीज यहाँ मिसिंग है. So would you like to announce some offers for all the brokers here for Bhopal? कितना आपका माल बचा है? Can all of us? Next building. Very good. Next building when I make. This building is already full. Excellent. So all are requested to visit there, and there are still an opportunity coming in for all of us. Thank you, Avnish ji. Thank you. Sudarshan, we are hearing a lot of news from US market, especially. कमर्शियल में बहुत सारे चैलेंजेस है. एसवीसी बैंक का आया, वापस फेडरल ने रेट ऑफ इंटरेस्ट परसों बढ़ाया 0.25 बेसिस. सो हाउ डू यू सी दैट दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन यूएस? कैन दैट इम्पैक्ट कमर्शियल रियल एस्टेट इन इंडिया? व्हाट इज योर विजन कि इंडिया के लिए अगले 5 साल क्या हो सकते हैं कमर्शियल के लिए? Awesome. I'll give a very interesting insight ताकि आपको मालूम पड़े. Generally, raise of hands, how many people think कि next 10 साल में इंडिया, चाइना और यूएस से आगे बढ़ जाएगा? I think majority of them, right? मैं आपको बस एक contextual data देना चाहता हूँ on certain, on office space, warehouse, etc. तो आपको मालूम पड़ेगा कि if India is going to be in the next 10 years ahead of them, कितना real estate बनने वाला है, right? इंडिया का स्टॉक ओवरऑल पूरे इंडिया में 700 मिलियन स्क्वायर फीट का ग्रेड ए ऑफिस स्पेस है. सिर्फ न्यूयॉर्क में 700 मिलियन है. forget यूएस. सिर्फ न्यूयॉर्क में 700 मिलियन, जो पूरा इंडिया है. इंडिया इक्वल्स न्यूयॉर्क. दैट इज नंबर 1. सेकंड, वेयर हाउसिंग स्टॉक की बात करते हैं. वेयर हाउसिंग स्टॉक इंडिया में 250 मिलियन है. गेस करो यूएस में कितना है? यूएस में 11 बिलियन स्क्वायर फीट है. सिर्फ शिकागो में बिलियन स्क्वायर फीट है. तो इफ इंडिया हैज टू बी that large, you can just imagine कितना पैसा ज़रूरत पड़ने वाला है for us to invest. While government can do one part, which is investing in infrastructure, bringing PLI scheme, bringing Gati Shakti, all the new things. But जब तक private sector is not going to invest into this sector, there's no opportunity for us to beat China or US at any given point. Next 5 से 7 साल में इंडिया में 14 करोड़ लोग, 14 crore, 140 million people are joining the Indian workforce. Correct? Simple Indian workforce जो 21 से 26, 27 years होंगे, who will be joining the workforce probably after doing their MBA or whatever. In the next 5 to 7 years, 14 करोड़ लोग इंडिया के workforce को join करने वाले हैं, right? Now, even if 5%, सिर्फ 5%, which means 7 करोड़ लोग बोलते हैं कि हम तो ऑफिस में ही काम करेंगे, हम तो कोई फैक्ट्री में नहीं जाएंगे, हम ट्रक नहीं चलाएंगे, हम वेयर हाउसिंग में काम नहीं करेंगे, हम कोई रिटेलर के पास जाके काम नहीं करने वाले एक्सेट्रा, या केटरिंग नहीं करेंगे यहाँ पे एक्सेट्रा. अगर 7 करोड़ लोग अगर ऑफिस स्पेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपल थंब रूल होता है कि एक आदमी के लिए 100 स्क्वायर फीट की ऑफिस स्पेस ज़रूरत होती है. मतलब आपको 700 मिलियन स्क्वायर फीट की ज़रूरत है नेक्स्ट 5 से 7 साल, प्रोवाइडेड यू कैन ऑक्यूपाई ओनली 5% ऑफ द प्रोस्पेक्टिव पीपल आर गोइंग टू जॉइन, which is 2x of our current supply which we have right now, right? So that is the India story we are talking about. Right from manufacturing, right from retail, as what Amit ji has been talking about. We are no longer those countries which used to buy cheap brand. We love to buy branded products. Even a group like Westside today has scaled up. जो 4 साल पहले 3,000 करोड़ या 2,000 करोड़ का धंधा करता था, आज वो 12,000 करोड़ का धंधा कर रहा है, right? And these are listed companies, you can check for yourself. What is the scale? Why? Because they're not just in tier 1, they are in tier 2 and now looking at going into tier 3. What Amit ji was telling me is now looking at Ujjain, etc. While I kept talking about Indore in my presentations before, is because चलो मैं tier 1 से exposure हूँ और मेरे को मालूम है tier 2 में क्या opportunity है. Sir is in tier 2 and he knows what tier 3 is as an opportunity, is because for any investor आप उसी जगह पैसा लगाना चाहते हैं जहाँ पे ग्रोथ मिलेगा. तो अगर कोई यूएस वाला बोलेगा मेरे को इंडिया आना है, क्यों? क्योंकि इंडिया में ग्रोथ है. तो सेम बॉम्बे वाला बोलेगा मेरे को इंदौर आना है क्योंकि यहाँ इंदौर में ग्रोथ है. इंदौर वाला बोलेगा लेट्स मी गो टू उज्जैन बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ है, राइट? सो दैट इज द रियल स्टोरी विच वी आर टॉकिंग अबाउट एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम एन इंडिया स्टैंड पॉइंट. एंड द काइंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल वी हैव, nobody else in the world will be having, right? Now, obviously, challenges that government will also have to proactively think, which our government has been doing. Hopefully, the government doesn't change, so new government doesn't come with a newer vision, etc. next year. But having said that,
real opportunity India में for us to do it because everybody now wants their own house. Everybody wants a good office. Everybody wants a great warehouse. Right from go down change to warehousing. Warehousing is now changing towards distribution centers. So हर चीज में technology evolve होते जा रहा है and that is very important for us to keep penetrating with that evolvement and being ahead of the curve. If you're ahead of the curve, you'll win the market whether or not anybody else can do it. Super, excellent. I think wonderful opportunity for all of us moving ahead. Final word, अमित भैया, एक brokers के लिए क्या opportunity आगे देख रहे हो आप? Real estate broker. अभी इंडिया में total 10 लाख broker है. I even personally feel that by 2025 this 10 lakh will become minimum 20 lakh rupees. बहुत fast youngster बहुत सारे fast real estate को attract कर रहे हैं. What is your view about that? सर पहला बात, बहुत आज दिन में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि रियल्टर का भविष्य क्या है। मैं अगर रियल्टर बिजनेस में आना चाहता हूं तो मेरा भविष्य क्या है, मैं आपको बता दूं, जितना रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस पूरे इंडिया में होता है उसका मात्र 18% ट्रांजैक्शन रियल्टर करता है। अभी भी 82% ट्रांजैक्शन जो बिल्डर या सेकेंडरी सेल्स में हो रहा है वो कोई और कर रहा है। तो बहुत बड़ा स्कोप है। दूसरा, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे स्कोप है, क्योंकि अभी से जो ग्रोथ मिलने वाला है वो ग्रोथ की वजह से बहुत सारे लोग लगेंगे हमको। अभी सुदर्शन आपको बता ही रहे थे कि इस आने वाले दिनों में स्पेस की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको एक बात और बताऊं, एक आदमी पैदा होता है हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, वो बड़ा होता है तो किंडरगार्टन स्कूल में जाता है, फिर उसके माता पिता उसे कोचिंग क्लासेस में भेजते हैं, उसके बाद वो कॉलेज करता है, इंजीनियरिंग करता है, मेडिकल करता है, उसके बाद वापस आकर वो ऑफिस लेता है, शोरूम खोलता है, उसके बाद वो ज़िंदगी भर कभी ज़मीन लेगा, घर बनाएगा। ये सारा चीज़ रियल स्टेट है। रियल स्टेट कभी बंद नहीं होने वाला। और रियल स्टेट को लेने के लिए हम लोग जैसे रियल्टर की ही आवश्यकता है। वी आर द ब्रिज बिटवीन द डेवलपर्स एंड आवर एंड कस्टमर्स। तो हम लोगों को याद रखना है, अगर ये दुनिया शाश्वत है तो हमारा प्रोफेशन भी शाश्वत रहेगा। थैंक यू। Wonderful. Thank you very much, my dear panelists.